हेलो डियर स्टूडेंट्स लर्नर, माय नेम इज शाहनवाज अहमद और आज हम लोग बाउंड्री लेयर थ्योरी का अपना एक क्लास छोटा सा टॉपिक था जो रह गया था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने बोला भी था उस टॉपिक का नाम क्या था, वो था आपका मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक था जो बाउंड्री लेयर थ्योरी में रह गया था, वो था आपका मैग्नस इफेक्ट। और आज हम लोग मैग्नस इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बहुत सिंपल फंडा है मैग्नस इफेक्ट के बारे में। मैग्नस इफेक्ट के बारे में कहा गया कि सपोज दैट एक सिलेंडर है, दैट इज किस मार्कर के शेप का है, सिलेंडरिकल शेप है। ये सिलेंडर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है एक कांस्टेंट ओमेगा से, या ये कहिए कि एक कांस्टेंट सर्कुलेशन से, ठीक है। और अगर ये रोटेट कर रहा है और इसके ऊपर से कोई फ्लूइड पास करता है तो इस सिलेंडर पर क्या असर पड़ेगा, इसी इफेक्ट को, इसी फिनोमेना को सबसे पहले एनालाइज किया था वो कौन थे, वो थे मैग्नस साहब। और इसी वजह से इस इफेक्ट को उन्होंने अपना ही नाम रखा, वो था मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। तो अगर आप सामने से देखोगे तो सिलेंडर केवल सर्कुलर शेप का ही दिखेगा। तो देखिए कहा क्या गया कि सपोज दैट एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है। आपको चूंकि सामने से देख रहे हो इसलिए केवल आपको सर्कुलर फॉर्म दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है। और इस सिलेंडर को एक कांस्टेंट ओमेगा से क्या कर रहे हैं हम लोग, रोटेट कर रहे हैं। ये कांस्टेंट सर्कुलेशन हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर से फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। तो देखो इस चीज को देखिएगा ध्यान से। जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो सपोज दैट हम उसको बना के दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये कुछ हमने दिखाया कि देखिए इस तरीके से फ्लो हुआ इसके ऊपर से। अब देखिए सवाल ये उठता है कि इससे क्या दिखेगा, तो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। पहले हमने इसका डायग्राम बना दिया। अब देखो क्या देखा गया कि जब एक सिलेंडर को एक कांस्टेंट सर्कुलेशन से हम लोग रोटेट कर रहे थे और उसके ऊपर से इस तरीके से फ्लूइड पास कर रहे थे, तो इस चीज़ को उन्होंने एनालाइज किया मैग्नस साहब ने। तो देखा तो पता ये चला कि ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, इसके ऊपर एक ऑटोमेटिक लिफ्ट फोर्स जनरेट कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है, तो देखो सिंपल सा फंडा है। अब ध्यान से देखिए, जो फ्लूइड सिलेंडर के अपवर्ड डायरेक्शन से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इनकी वेलोसिटीज, दैट इज कि हम बात कर रहे हैं इन लेयर्स की, इन सब की वेलोसिटी। और सिलेंडर का जो रोटेशन का डायरेक्शन है, यानी सिलेंडर में जो सर्कुलेशन दिया है उसका डायरेक्शन देखो तो वो भी डायरेक्शन इसी के है। यानी कि सिलेंडर और इनके बीच में क्या होगा, पहला लेयर के साथ नो स्लिप कंडीशन बनेगा, वो इसके साथ मूव कर जाएगा इस सिलेंडर के साथ। दूसरा लेयर को, ये पहला लेयर आगे की तरफ, यानी कि ये वो डायरेक्शन होगा जिसमें सिलेंडर का मोशन फ्लो की वेलोसिटी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, ये सपोर्ट करेगा। जब ये सपोर्ट करेगा तो सिलेंडर के टॉप पे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, सिलेंडर के टॉप पोर्शन पर वेलोसिटी के बढ़ने के कारण प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी बर्नौलीज। लेकिन वही अगर आप बॉटम प्लेट की तरफ आ जाइए, बॉटम पर आ जाइए और आप ध्यान से देखिए, बॉटम में फ्लूइड जो जा रहा है, फ्लूइड फ्लो का डायरेक्शन ऐसे है और सिलेंडर का जो सर्कुलेशन है इसका डायरेक्शन ऐसे है। दैट इज कि सिलेंडर
इनके वेलोसिटी को या इनके फ्लो को सपोर्ट नहीं करेगा, ये इसके फ्लो को क्या करेगा, रोकना चाहेगा। इस वजह से बॉटम साइड वेलोसिटी क्या होगी, बॉटम साइड वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन बॉटम साइड जो होगा सिलेंडर के बॉटम पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू दी बर्नौलीज। तो अब आप देखिए फोर्स क्या होता है, प्रेशर पर यूनिट एरिया, टॉप हाफ एंड बॉटम हाफ। तो टॉप हाफ पर प्रेशर कम है, बॉटम हाफ पर प्रेशर ज्यादा है, तो सिलेंडर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा क्या कर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर जाएगा। और इसी ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ लिफ्ट को पहली बार किसी ने एनालाइज किया तो वो थे मैग्नस साहब, और इस इफेक्ट को उन्होंने नाम दिया मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, यानी कि अगर अब फिर उन्होंने इसके बाद ये बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि ये इफेक्ट केवल सिलेंडर पर दिखाई दे। मैग्नस इफेक्ट किसी भी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल बॉडी में दिखाई देगी अगर वो बॉडी अपने ओन एक्सिस पर क्या हो, घूमता हो और उसके ऊपर से फ्लूइड क्या करता हो, पास करता हो। तो ये इफेक्ट किसी तरीके के बॉडी में भी दिखेगा, आइदर बॉडी सिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल हो। ठीक है, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, किसी भी शेप का हो, उसमें ये चीज दिखाई देगा। ठीक है, और इसी चीज को आप प्रैक्टिकली फील करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आपने कभी फुटबॉल मैच देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, यूट्यूब पे आप डालेंगे बेस्ट फ्री किक करके, तो आप कई बार देखेंगे कई सारे फुटबॉलर इस तरीके से हिट करते हैं तो फुटबॉल ऐसे जाता है और ऐसे घूम जाता है, अपने आप घूम जाता है। क्यों घूम जाता है, वो मैग्नस इफेक्ट के कारण घूम जाता है। दूसरा, अगर फुटबॉल में नहीं समझ में आता है तो क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट में आपने सुना होगा कि ड्रिफ्ट जैसी कोई चीज होती है। देखो, स्विंग बॉल के टप्पा खाने के बाद, बॉल के जमीन पर पड़ने के बाद होता है। ठीक है, स्पिन भी बॉल के जमीन के पर पड़ने के बाद होता है, लेकिन ड्रिफ्ट हवा में हो जाता है। हवा में बॉल का ऐसे ऐसे घूम जाना अचानक से, वो क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट कहलाता है। तो सिंपल सा फंडा है। देखो फुटबॉल के साथ क्या होता है, अगर कोई फुटबॉलर है और उसने क्या किया है, फुटबॉल को ऐसे मारा है इस तरीके से, तो देखो फुटबॉल को वो ऐसे राउंड 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 घुमाते हुए ले जा रहा है। ठीक है, इसको आप बोर्ड पर अगर समझना चाहो तो मैग्नस इफेक्ट, देखो ये फुटबॉल था, उसने फुटबॉलर ने इस फुटबॉल को किक किया और ये फुटबॉल ऐसे इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और इस तरीके से रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये फुटबॉल अपने आप देखो यहां से यहां घूम गया। क्यों घूम गया, देखो कैसे, जब एक फुटबॉल है और किसी ने फुटबॉल को हिट किया और कुछ इस तरीके से हिट किया कि फुटबॉल ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रहा है, तो जो एयर है वो एयर उसके ऊपर से ऐसे टॉप हाफ बॉटम हाफ से जाएगा। ठीक है, अगर फुटबॉल ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इस तरीके से एयर काट रहा है। अब देखो जब एयर उसको काटेगा तो आप ध्यान से देखोगे, फुटबॉल अगर ऐसे ही घूम रहा है तो जो बॉटम से एयर आ रहा है, जो बॉटम से आ रहा है उसका डायरेक्शन एंड फुटबॉल का डायरेक्शन सेम है, वो सपोर्ट कर जाएगा। यानी बॉटम साइड से क्या हो जाएगा, प्रेशर, इधर साइड से प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन इधर साइड से प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि फुटबॉल ऐसे घूम रहा है और हवा ऐसे पास कर रहा है। तो अचानक से फुटबॉल के ऊपर इधर साइड से प्रेशर बढ़ जाएगा, इधर से कम हो जाएगा, तो फुटबॉल क्या होगा, हवा में ही घूम जाएगा। और यही इफेक्ट कौन सा इफेक्ट कहलाता है, तो मैग्नस इफेक्ट कहलाता है। और इस इफेक्ट को सबसे पहली बार किसने देखा था, मैग्नस साहब ने, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम है। और अगर कोई पूछे कि लिफ्ट ऑन दी सिलेंडर आप बताइए, तो जब भी पूछा जाए तो आप हमेशा यूज करेंगे रो यू इन्फिनिटी एल इनटू गामा। गामा इज द सर्कुलेशन, यू इन्फिनिटी इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक है, तो जब भी आपसे सिलेंडर के लिए निकालने के लिए कहा जाए, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दिस इज योर मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो हम लोग देख ही चुके थे कि मैग्नस इफेक्ट के अलावा भी कि आपको बाउंड्री लेयर थ्योरी में बाकी चीजें हम लोग देख चुके थे। स्ट्रीमलाइन बॉडी पढ़ाई दिया था मैंने,
स्ट्रीमलाइन का बॉडी का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, क्या था वो, एरोफॉइल बॉडी था। तो आप कह सकते हो जब भी कोई पूछे कि एरोफॉइल बॉडी किसको कहेंगे, तो आप ये कहोगे वैसी बॉडी जिसमें बाउंड्री लाइन का सेपरेशन, बाउंड्री लेयर का सेपरेशन एट दी एक्सट्रीम रियर एंड पर हो, सबसे आखिरी एंड पर हो, और वेग का फॉर्मेशन बहुत ही कम हो। ठीक है, तो वैसी बॉडी आपको क्या कहलाती है, एरोफॉइल बॉडी कहलाती है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, आज देखिए आपको कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे जब हम लोग पाइप फ्लो पढ़ रहे थे तो उस वक्त हम लोगों ने एक टॉपिक मिस कर दिया था, वो था आपका वाटर हैमर या हैमर ब्लो। तो वो वहां मिस कर गया था, हम आज उसको डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, कि वाटर हैमरिंग क्या होता है, इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, वाटर हैमर को अगर स्टडी करना है तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि वाटर हैमर या हैमर ब्लो भी इसको कहते हैं। ठीक है, वाटर हैमर या हैमर ब्लो क्या होता है, तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर एक बहुत ही लॉन्ग पाइपलाइन है और उस पाइपलाइन में क्या हो रहा है, वाटर या कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और सडनली आपने क्या किया, उसको क्लोज कर दिया, उस पाइपलाइन को क्लोज कर दिया किसी वाल्व से, किसी गेट से, सिमिलर इसी तरीके किसी भी फेनोमेना से, तो क्या होगा, जो इतना ह्यूज मोमेंटम से फ्लूइड आ रहा था वो अचानक से किस में चला जाएगा, रेस्ट में। तो देखो जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके पास तीन एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपने अचानक से क्या किया, आपने अचानक से उसके मोमेंटम को जीरो कर दिया, दैट इज कि उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी को जीरो कर दिया। तो डेटम अगर सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। सडनली क्या होगा, उस फ्लूइड के अंदर प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगा और उसके कारण क्या होगा, प्रेशर वेव जनरेट करेगा। ठीक है, और हो सकता है कि वो प्रेशर वेव इतना ह्यूज हो कि वो क्या कर दे, पाइप को बस्ट कर दे। ठीक है, और चूंकि प्रेशर वेव जब बनता है तो वही प्रेशर वेव जब फ्लो करता है तो वो क्या करता है, पाइप में एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉकिंग हो रहा है, आवाज हो रही है। इसको आप बहुत तरीके से फील कर सकते हैं। देखो इंडस्ट्री में तो पेन स्टॉक वगैरह जहां पर होता है वहां तो आप फील कर ही लेंगे। वहां ना समझ में आए तो कभी आप एक ऐसे बिल्डिंग पर खड़े हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर देखिए कि पाइप है और पाइप बेंड है, और जब भी वहां से फ्लूइड फ्लो करता है आपको आवाज सुनाई देगी और समझ जाएंगे कि यहां से पानी फ्लो कर रहा है। वो कैसे हुआ, क्योंकि देखो फ्लूइड आया, अचानक से उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो वो अचानक से सामने टकराएगा। बिल्कुल यही केस हो जाएगा वाटर हैमर वाला, और वो जैसे ही टकराएगा वहां प्रेशर अचानक से इंक्रीज करेगा और वो प्रेशर वेव क्या होगा, पाइप से टकराते टकराते फ्लो करेगा और इसके कारण पाइप में आवाज होगी, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, नॉकिंग। और इसी प्रेशर वेव के कारण जो ये प्रेशर वेव जो जनरेट किया है, ये फिनोमेना क्या है आपको, ये कहलाया आपको वाटर हैमर या हैमर ब्लो। ठीक है, तो बहुत सिंपल डिफिनेशन, अगर कोई पूछे इसको डिफाइन कीजिए तो आप क्या कहेंगे, व्हेन द वाटर फ्लोइंग इन अ पाइपलाइन is suddenly brought to rest by closing the valve by any similar phenomena, there will be sudden rise in pressure due to the momentum of the moving water being destroyed. और आप क्या कहोगे कि a wave is transmitted along the pipe which creates noise known as knocking. ठीक है, यानी कि जो वेव जनरेट किया सडन क्लोज करने के कारण, वही वेव क्या होगा, ट्रांसमिट करेगा अलोंग द पाइप, और उसके कारण क्या होगा, नॉइस जनरेट करेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। ठीक है, एंड द फेनोमेना ऑफ सडन राइज इन प्रेशर इज नोन एज वाटर हैमर या हैमर ब्लो। ठीक है, बहुत सिंपल है। इंपॉर्टेंट क्या है, याद क्या रखना है इसमें, तो आपको ये समझ में आ गया कि देखिए एक पाइप था, अचानक से आपने क्या किया, सपोज दैट ये पाइप है, यहां पर मान लीजिए एक वाल्व आपने लगाया और इस वाल्व को सडनली क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इधर से जो फ्लूइड आ रहा था उसकी मोमेंटम अचानक से क्या हो जाएगी, जीरो, और इस मोमेंटम के जीरो होने के कारण क्या होगा, इसमें
प्रेशर वेव जनरेट करेगा, ठीक है। और ये प्रेशर वेव यहां टकरा, कई बार ऐसा होता है ना, सिंपल सी चीज है, आप इसको घर में भी देख सकते हैं, ठीक है। कहीं पर पानी फ्लो कर रहा, आप अचानक से रोक दीजिए, ठीक है, पानी आके टकराएगा, वहां पर ऐसे करके वेव जनरेट करेगा और ये फ्लो करने लग जाएगा। तो ये जो वेव जनरेट किया अचानक से यहां पे टकराने के कारण प्रेशर वेव जनरेट करेगा, क्योंकि, ठीक है, और ये प्रेशर वेव जब ऐसे फ्लो करेगा तो इसके कारण पाइप में क्या होगा, नॉइस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इसी नॉइस प्रोड्यूस जो हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज नॉकिंग, ठीक है। एंड ये जो सडनली प्रेशर का राइज हुआ है, इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर हैमर। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि फैक्टर इफेक्टिंग वाटर हैमर, फैक्टर अफेक्टिंग वाटर हैमर, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाटर हैमर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहला लेंथ ऑफ द पाइप, पाइप कितना लॉन्ग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत लॉन्ग पाइप है और बहुत पीछे से फ्लूइड आ रहा है तो उसमें प्रेशर वेव भी जनरेट ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, कितने वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा था। अगर फ्लूइड का वेलोसिटी बहुत ह्यूज था और उसको अचानक से जीरो किया तो प्रेशर वेव जो जनरेट करेगा वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ वॉल्व क्लोजिंग, ठीक है, स्पीड ऑफ वॉल्व क्लोजिंग, यानी कि आपने जो वॉल्व या गेट बंद किया है, अचानक से बंद किया है, धीरे धीरे बंद किया है, कैसे बंद किया है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड मटेरियल एज वेल एज पाइप मटेरियल, ठीक है। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड as well as pipe material, ठीक है, as well as pipe material. These are the factor which affects the water hammer phenomena. ये चार फिनोमेना है जो वाटर हैमर को अफेक्ट करता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए चक्कर ये, मैंने देखो फ्लूइड को भी यहाँ पर कंसीडर किया है। कई बार लोग केवल लिखते हैं कि पाइप मटेरियल, मैंने फ्लूइड की इलास्टिक प्रॉपर्टी क्यों कंसीडर किया, कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्लूइड एकदम ही इनकम्प्रेसिबल हो। कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी होती है, वैसा फ्लूइड ले लेंगे तो फ्लूइड में भी कंप्रेसिबिलिटी होगा और आपका पाइप मटेरियल भी क्या हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने जनरल फॉर्म लिखा है, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ये वाटर हैमर कोई पूछे कि ये कहाँ होता है, कहाँ देख सकते हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम्पल बताइए, तो आप बोल सकते हैं पेन स्टॉक। हाई रिजर्वायर से लोअर रिजर्वायर तक एक लॉन्ग पाइपलाइन है पेन स्टॉक, और उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई फॉल्ट आया टरबाइन में तो आप पेन स्टॉक को आगे से क्या होगा, नोजल के पास का वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो उसके कारण अचानक से मोमेंटम जीरो होता है और बहुत ह्यूज प्रेशर पल्स जनरेट करता है, और ये प्रेशर पल्स हो सकता है कि पाइप को क्या कर दे, बस्ट भी कर दे। तो बस्ट ना करे, इसी के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेते हुए आपको हमेशा हाइड्रोलिक प्लांट में एक चीज लगाई जाती है जिसका नाम आपने सुना होगा, वो है सर्ज टैंक। तो अगर कोई पूछे कि पेन स्टॉक में जो वाटर हैमरिंग होता है या हाइड्रोलिक प्लांट में जो वाटर हैमरिंग होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या चीज लगा सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर्ज टैंक। देखो सर्ज का मतलब ही होता है डिस्टरबेंस, ये वो टैंक है जो डिस्टरबेंस को कंट्रोल करेगा। क्योंकि देखो सर्ज टैंक कुछ ऐसा होता है, ठीक है, हाई रिजर्वायर, बीच में एक ऐसा लगाया, ऊपर खुला रहता है एटमॉस्फेयर के, यहाँ पर कुछ ओपन स्पेस है, ठीक है। अचानक से फ्लूइड जो है, अचानक से जो फ्लूइड है रुका, प्रेशर पल्स जनरेट किया, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर वाटर का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, सर्जिंग कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर ये सर्ज टैंक नहीं होता तो आपको पाइप के यानी पेन स्टॉक के बस्ट करने का चांसेस क्या था, ज्यादा था, ठीक है।
तो अगर कोई पूछे कि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए तो आप कह सकते हैं कि सर पेन स्टॉक में होता है, और इसके रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या इस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंपल। अब दूसरी चीज, अब हम लोग इसमें 3 केसेस ले लेते हैं। पहला केस ले लेते हैं, सपोज दैट कि हम जो वॉल्व है उस वॉल्व को कैसे क्लोज कर रहे हैं, तो रैपिडली, बहुत तेजी में क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सब जानने के लिए देखिए पहले कुछ टर्म है, 1-2 टर्म है, उसको बता देते हैं और वहीं से आपको बताते हैं कि कैसे समझेंगे। क्वेश्चन गिवन है और आपको पूछा जाए कि बताइए वाटर हैमिंग के कारण प्रेशर इंक्रीज जो होगा उसका वैल्यू बताइए, तो आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि सडनली क्लोज कर रहे हैं कि रैपिडली क्लोज कर रहे हैं वॉल्व को। आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली कि सडन क्लोजर है कि आपको ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है क्रिटिकल टाइम। सिंपल। अब ये क्रिटिकल टाइम क्या है, देखो अचानक से जब हम वॉल्व बंद करेंगे, ठीक है, या कुछ भी वॉल्व अचानक बंद करें चाहे ग्रेजुअली, फ्लूइड आ रहा था, ये यहां टकराया, जब ये टकराएगा तो ये वेव पीछे जाएगा और फिर पीछे टकरा के फिर आगे आएगा। तो देखो सिंपल सा डिफिनेशन है इसका, टाइम टेकन फॉर राउंड ट्रिप ऑफ प्रेशर वेव फॉरवर्ड एंड बैक अगेन। ठीक है, ये वो टाइम है जितने टाइम में वेव फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, एंड बैकवर्ड आएगा। ठीक है, इसमें जो टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टाइम, एंड क्रिटिकल टाइम इज फाइंड आउट बाय 2L/c। अब 2L क्या है, L is the length of pipe and C is the speed या velocity of sound in fluid material, velocity of sound in fluid material। ठीक है, और ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे निकालते हैं, रूट अंडर k/ρ। ठीक है, k क्या है, तो k बराबर है आपका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड मीडियम। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड मीडियम। क्लियर, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो, सिंपल सा फंडा है। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को यही देखना है क्रिटिकल टाइम क्या है। अब देखो पहला केस हम लोग ले लेते हैं कि रैपिड क्लोजिंग ऑफ वॉल्व है और मेरा पाइप कैसा है, रिजिड है। ठीक है, पहला केस है रैपिड क्लोजर ऑफ वॉल्व एंड पाइप इज रिजिड, यानी जो पाइप है जिसके अंदर ये हो रहा है वो रिजिड पाइप है, यानी उसके मटेरियल में इलास्टिसिटी जैसी चीज नहीं है। ठीक है, तो अगर रैपिड क्लोजर बोला गया है तो रैपिड क्लोजर का मतलब ये है कि TA इज लेस देन, सॉरी TC इज लेस देन, एक मिनट रुक जाओ, रैपिड क्लोजर मींस TA इज लेस देन TC। TA क्या है, T इज द एक्चुअल क्लोजिंग टाइम, या ये कहो एक्चुअल वॉल्व क्लोजिंग टाइम। सपोज दैट हमने वॉल्व को 2 सेकंड में क्लोज कर दिया, क्योंकि अचानक से तो क्लोज करने का मतलब फिर भी वॉल्व धीरे धीरे नीचे आएगा ना। जितने देर में हमने वॉल्व क्लोज किया, ठीक है, वो टाइम और ये वेव के जाने और आने का टाइम, ये टाइम ज्यादा था और एक्चुअल क्लोजिंग का टाइम क्या था, वो कम था। यानी एक्चुअली जितने टाइम हमने क्लोज किया वेव जाकर के लौटा नहीं था। ठीक है, तो ऐसे केस को हम कहेंगे कि रैपिड क्लोजिंग हो रहा है वॉल्व का। ठीक है, और अगर ऐसा केस दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि रैपिड क्लोजिंग है, रिजिड पाइप मटेरियल है, तो बताइए जो प्रेशर का रेज होगा वो कितना होगा, रो इंटू सी इंटू वी। क्या होगा, रो इंटू सी इंटू वी, इतना पास्कल से प्रेशर रेज करेगा। ठीक है, या प्रेशर वेव जनरेट करेगा। रो इज दी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सी इज दी, लिख ही चुके हैं यहां पर आपको, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन, क्योंकि देखो प्रेशर वेव है और वेव का मतलब वो साउंड के फॉर्म में ही आपको निकाल सकते हो, जितना वेव होगा उतना साउंड होगा। v इज दी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड आ रहा था।
आप यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा केस क्या है, केस टू। केस टू है वही रैपिड क्लोजिंग है, बट पाइप इज इलास्टिक, यानी जो पाइप है उसका मटेरियल इलास्टिक मटेरियल है। तो देखो रैपिड क्लोजिंग है, फिर वही केस होगा, यानी कि TA TC से कम होगा। एक्चुअल टाइम क्वेश्चन में दिया होगा, तुम TC यहां से फाइंड आउट कर लेना और चेक कर लेना कि रैपिड क्लोजिंग का केस है कि नहीं है। फिर दूसरी चीज क्या चेक करना है, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि नहीं है कि पाइप रिजिड है कि आपको कैसा है, इलास्टिक पाइप है। अगर देखो रिजिड होगा तो सिंपल ये फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इलास्टिक पाइप हुआ तो फार्मूला यहां भी वही होता है, रो इंटू सी इंटू वी। लेकिन इलास्टिक मटेरियल के केस में C का वैल्यू जो होता है वो रूट अंडर K बाई रो ना लेकर के KC बाई रो लेना है। KC क्यों, क्योंकि KC जो होगा, इस बार तो देखो पाइप भी इलास्टिक मटेरियल है पाइप का, और फ्लूइड जो है उसमें भी कंप्रेसिबिलिटी हो सकता है। तो K जो है वो रिप्लेस कर दिया हमने KC से, ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी ऑफ बोथ फ्लूइड एंड पाइप मटेरियल। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो कि K इज रिप्लेस्ड बाय KC ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड एंड पाइप बोथ। ठीक है, और यहीं से आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको KC निकालना हो तो 1 बाई KC इज इक्वल टू 1 बाई K प्लस 1 अपॉन T इंटू E, सॉरी D अपॉन T इंटू E, ऐसे आप निकालोगे। ठीक है, तो KC आपको फाइंड करना पड़ेगा। K क्या होगा, K इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड मटेरियल। ठीक है, ये आपको गिवन होगा। D क्या है आपका, तो देखिए लिख दे रहे हैं यहां पे, K इज इक्वल टू bulk modulus of fluid, D is the dia of pipe, T is the thickness of pipe, and E is the bulk modulus of इलास्टिसिटी। ठीक है, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क नहीं, मॉड्यूलस ऑफ इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पाइप। ठीक है, तो अगर देखिए फर्क क्या है, फार्मूला दोनों में सेम है, लेकिन फर्क ये है कि आपको पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको C फाइंड आउट करना पड़ेगा, और C निकालने के लिए आपको KC निकालना पड़ेगा। बाकी चीजें आपको गिवन होंगी। ठीक है, तो आप पहले इसको फाइंड आउट कर लेंगे, फिर प्रेशर रेज आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट तीसरा केस क्या है, जो लास्ट केस है, केस थर्ड ये है कि आप रैपिड या सडन क्लोजिंग ऑफ वॉल्व नहीं कर रहे हैं, स्लो और ग्रेजुअल क्लोजिंग ऑफ वॉल्व है। तो देखो ग्रेजुअल क्लोजिंग में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पाइप मटेरियल इलास्टिक है कि रिजिड है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे पाइप को हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्व को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो ग्रेजुअल क्लोजिंग का केस क्या होगा, जिसमें एक्चुअल टाइम ज्यादा हो, किससे, क्रिटिकल टाइम से। अगर एक्चुअल क्लोजिंग टाइम ऑफ वॉल्व इज मोर देन दैट ऑफ क्रिटिकल टाइम, देन द वॉल्व क्लोजिंग इज ग्रेजुअल क्लोजिंग। और जब ग्रेजुअल क्लोजिंग होगा तो सिंपल सी चीज है, आप लोग याद रखिएगा कि प्रेशर का रेज जो होगा वो क्या होगा। देखो एक तरीका है, शॉर्टकट देखो एक बता रहे हैं, डेल्टा P बाई रो जी, इसको हम कह सकते हैं ना, चाहो तो तुम इसको हेड के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर कह दे कि प्रेशर हेड बताइए कितना होगा, जो इंक्रीज किया है, तो हेड के फॉर्म में सबको रो जी से डिवाइड कर देना। तो अगर हेड के फॉर्म में लिखेंगे, जो इंक्रीज्ड हेड होगा प्रेशर के कारण, वो क्या होगा, डेल्टा P बाई रो जी। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं LV अपॉन GT। ठीक है, तो ऐसे याद रखते हैं। तो यहीं से अगर चाहो तो डेल्टा P अगर निकालोगे तो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा
रो इंटू एल इंटू वी अपॉन टी एक्चुअल। प्रेशर रेज यहां से याद रखेंगे, और प्रेशर हेड को अगर याद रखना है तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं डेल्टा पी बाई रो जी एल वी अपॉन जी टी। तो शॉर्टकट में याद रखना हो तो अपना तरीका इस्तेमाल कर लो, एल वी अपॉन जी टी करके लिख दो। डेट इज कैसे बोल दिया करो कि ग्रेजुअल क्लोजिंग है तो प्रेशर हेड जो इंक्रीज करेगा वो बराबर होगा लव इज ग्रेट एल वी अपॉन जी टी। लव इज ग्रेट जी एल वी अपॉन जी टी। तो डेल्टा पी बाई रो जी से आप क्या कर दोगे, अगर आपको हेड पता है तो प्रेशर इंक्रीज निकाल सकते हो। तो वाटर हैमर के केस में जब भी आपसे कहा जाए आप आसानी से, ये 3 केस है, जो भी क्वेश्चन हो उसमें एक तो ऑब्जेक्टिव होता है कि बताइए कि इफेक्ट बताइए, फैक्टर बताइए जो जो इफेक्ट कर रहा है आपको वाटर हैमरिंग को। दूसरा है कि ये 3 केस है और इन 3 केसों पर आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, और अगर कभी मान लीजिए जनरली देखो वैसे बोला जाए तो गेट में बेंड वाला क्वेश्चन तो नहीं आता है, ईएसी में कन्वेंशनल में क्वेश्चन आता है फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन बेंड्स। तो चलो आज उसको करा देते हैं। किसी ने भेजा था कि सर बेंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पाइप बेंड करा दीजिएगा, तो ठीक है उसको करा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, मतलब जो छोटा मोटा टॉपिक जो इधर उधर बच गया था उसको अभी हम करा दे रहे हैं कि पाइप बेंड के कारण जो फोर्स आता है उसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो रह गया था पाइप फ्लो में एक छोटा सा, उसको हम लोग कर लेते हैं, वो है पाइप बेंड। देखिए तो हेडिंग दे सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग फ्लूइड ऑन पाइप बेंड। तो देखो बहुत सिंपल फंडा है, सिंपल मैकेनिक्स आना चाहिए आपको बस। तो देखो हम आपको सिखाते हैं। सपोज दैट हम एक पाइप बेंड यहां बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक पाइप बेंड का हम फॉर्मेशन यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको, और इसी पर हम आपको स्टडी कराते हैं। सपोज दैट एक पाइप बेंड हम बना रहे हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि पाइप बेंड अगर बनाए तो दोनों ही तरफ का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ले, अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मेरा एक पाइप है, इसको मैंने बेंड कर दिया। तो बेंड एंगल हमेशा किधर से नापा जाता है, हमेशा याद रखिएगा, बेंड एंगल हमेशा उधर से नापेंगे जिधर से हम बेंड करना शुरू करते हैं, दैट इज थीटा। ये है बेंड एंगल। ठीक है, कभी भी इधर से बेंड एंगल नहीं नापिएगा। देखो ये है पाइप, बेंड करेंगे तो ऐसे ही होगा ना, तो यहां से बेंड कर रहे हैं ना, दिस इज द बेंड एंगल। ठीक है, तो ये है आपका हो गया बेंड एंगल। अब सिंपल सा फंडा है, सपोज दैट अगर मेरे को फोर्सेस ऑन पाइप बेंड पढ़ना है तो सिंपल सा अब हम क्राइटेरिया ले लेते हैं। देखो मैंने सेक्शन मान लिया, सपोज दैट दिस इज सेक्शन 1 एंड सपोज दैट मैंने माना दिस इज, यहां पर एक सेक्शन हम लोग मान लेते हैं। जब हमने मान लिया कि एक सेक्शन ये सेक्शन 2 है और इसी के बीच में पाइप बेंड आ रहा है, इसी के बीच में स्टडी करेंगे पता चल जाएगा। तो देखो सपोज दैट हमने माना फ्लूइड इधर से फ्लो कर रहा था। ठीक है, फ्लूइड आएगा, जैसे ही फ्लूइड आएगा वो इस पाइप पर पड़ेगा और इसको धक्का मारेगा, किस डायरेक्शन में, तो आपको पता चला कि सर ये फ्लूइड जब इधर से इधर फ्लो करेगा तो ये इस पाइप के बेंड पर जब आएगा तो एक तो वो क्या करेगा, एक्स डायरेक्शन में इसको फ्लूइड क्या करेगा, पुश करेगा, और उसका एक कंपोनेंट किधर आएगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो एफ वाई होगा, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, ये होगा एफ आर,
जो क्या होगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का रूट अंडर होगा। ठीक है, तो सवाल सिर्फ इतना है, एफ एक्स एंड एफ वाई निकाल लेंगे तो सब चीज निकल जाएगा। तो देखो अब हम क्या करते हैं, हमने सेक्शन 1-1 एंड 2-2 मान लिया और हम 1-1 एंड 2-2 के बीच में ही स्टडी करेंगे। तो मेरा फोकस केवल 1-1 से 2-2 के बीच में रहेगा। ध्यान से देखो, चीज को समझो। अगर हम ये लिखना चाहते हैं कि फोर्स ऑन दी फ्लूइड क्या क्या होगा, ठीक है, देखो फ्लूइड के कारण बेंड पर फोर्स लग रहा है एफ एक्स एंड फ्लूइड के कारण बेंड पे फोर्स लग रहा है एफ वाई। लेकिन अगर ये पाइप बेंड मूव नहीं कर रहा है, हिल डुल नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि पाइप का बेंड भी इसी पर एकदम इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। तो देखो फ्लूइड के वजह से बेंड पर जो फोर्स है वो एफ एक्स है, लेकिन बेंड की वजह से जो फ्लूइड पर फोर्स होगा वो होगा माइनस एफ एक्स। फ्लूइड की वजह से बेंड पर जो फोर्स है वो एफ वाई, लेकिन फ्लूइड पर बेंड की वजह से जो वाई डायरेक्शन में फोर्स आएगा वो होगा एफ वाई। ठीक है, ये दोनों बैलेंस कर रहा होगा तभी ये बेंड यहां से मूव नहीं कर रहा, वरना बेंड टूट जाता, वहां से मूव कर जाता। इसीलिए देखते नहीं हो कई बार पाइप जब बेंड पर होता है तो बेंड पर पाइप में हमेशा क्लैंप लगाता है, फंसाता है, और नहीं फंसाता है बेंड पे तो क्या होता है, जब भी फ्लूइड फ्लो करता है वहां से पाइप थोड़ा सा वाइब्रेट करता है और कुछ दिन के बाद बेंड फेल कर जाता है, वहां से लीकेज होने लग जाता है। ठीक है, तो पता ये चला। देखो एफ एक्स क्या है, इस चीज को समझना। एफ एक्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन बेंड ड्यू टू फ्लूइड फ्लो, ठीक है। लेकिन माइनस एफ एक्स क्या है, तो माइनस एफ एक्स इज फोर्स ऑन फ्लूइड है ड्यू टू पाइप बेंड। दोनों में समझो फर्क, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एफ वाई की अगर बात करें, यहीं लिख देते हैं, तो एफ वाई क्या है, एफ वाई इज इक्वल टू फोर्स ऑन बेंड इन वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लूइड फ्लो, और एक्स क्या था, इन हॉरिजेंटल था, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में था। ठीक है, लेकिन अगर माइनस एफ वाई लिखेंगे तो फोर्स ऑन फ्लूइड हो जाएगा इन वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू पाइप बेंड। ठीक है, तो देखो अब मेरा फोकस है 1 से 2 के बीच में, और हम क्या चाहते हैं कि हम बेसिकली फ्लूइड एलिमेंट पर, मेरा जो फ्लूइड एलिमेंट 1 से 2 के बीच में आ रहा है, इस पर फोर्सेस को लिखना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करें कि 1 पर जो फोर्स आएगा तो वो कौन कौन सा फोर्स आएगा। सबसे पहली चीज जो 1 पर फोर्स आएगी वो होगी प्रेशर के कारण, और उसको हम कहेंगे दिस इज P1A1। इसको हम कह सकते हैं कि ये फोर्स मेरा कौन सा फोर्स है, P1A1। और जो फ्लूइड था वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था यहां पर, वो वेलोसिटी है सपोज दैट v1। ठीक है, अब देखो वही फ्लूइड यहां आया, और यहां से जब आपको मूव करेगा फ्लूइड, तो जिस फोर्स के साथ मूव करेगा, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्योंकि देखो मेरा फोकस 1-2 पर, 2-2 पर होगा, 2 के आगे नहीं होगा। तो यहां से फ्लूइड जब बाहर निकलेगा तो अपने आगे वाले को आगे पुश करेगा, लेकिन आगे वाला इसको पीछे पुश करेगा। तो मेरा फोकस तो 2-2 पर क्या हो रहा है, ये है ना। इसीलिए हम लोग यहां पर जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं वो डायरेक्शन ऐसे दिखा रहे हैं कि देखिए इस 2-2 सेक्शन पर भी एक प्रेशर फोर्स आया है विच इज P2A2। ठीक है, और यहां से जो आगे जो वेलोसिटी निकली होगी, गई होगी 2 सेक्शन से, वो वेलोसिटी है यहां पर v2। तो अब ध्यान से देखो, अगर यहां थीटा है एंगल, तो यहां क्या होगा, यहां भी थीटा होगा।
तो एक्स डायरेक्शन में v2 का कंपोनेंट आया v2 cos थीटा, y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आया v2 sin थीटा। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें P2A2 की, तो देखो ये जो अंदर के साइड जो फोर्स लग रहा है ये है आपका P2A2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, P2A2, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। ठीक है, एंगल देखना है तो देखिए यहां अगर ये है तो देखिए अब इसको अलग से हम बना के दिखा रहे हैं। यहां अगर थीटा है तो यहां पर भी एंगल क्या आएगा, ये z बन रहा है ना यहां पर। ठीक है, तो इसको अलग से बना के दिखा देते हैं। देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसे देखिए, आप कह सकते हैं कि सर ये है मेरा P2A2, यहां एंगल बनेगा थीटा क्योंकि z बन रहा है इसके साथ। देखिए ये कंपोनेंट हो जाएगा P2A2 cos थीटा और ये हो जाएगा P2A2 sin थीटा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी फोर्स फ्लूइड एलिमेंट पे लग रहे थे वो हमने लिख दिया। तो सिंपल सा फंडा है कि हम लोग लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन फ्लूइड एलिमेंट इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन। अब देखो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो होता है। दैट इज कि अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं, देखो मोमेंटम का रेट का मतलब क्या है, mv/t। ठीक है, मास को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी बाई टी, एरिया इंटू लेंथ बाई टी इंटू रो इंटू वी, या इट इज की रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या था, रो लिखा, एरिया इंटू वेलोसिटी को क्या लिखा, डिस्चार्ज, एंड वेलोसिटी को वेलोसिटी लिखा। तो ये एक पॉइंट पर होगा, जब चेंज की बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगर x डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं जितना भी फोर्स है, तो फ्लूइड एलिमेंट पे x डायरेक्शन में कौन कौन सा आ रहा है, देखो P1A1 सबसे पहला जो फोर्स x डायरेक्शन में दिख रहा है वो है ये P1A1। दूसरा जो फोर्स दिख रहा है x डायरेक्शन में वो कितना है, P2A2 cos थीटा, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए माइनस P2A2 cos थीटा हो गया। ठीक है, तीसरा फोर्स जो फ्लूइड पर लग रहा है, देखो हम किस पर लिख रहे हैं, फ्लूइड एलिमेंट पर फोर्स लिख रहे हैं, तो फ्लूइड एलिमेंट पर Fx है कि माइनस Fx है, तो पता ये चला कि फ्लूइड एलिमेंट पर माइनस Fx है, इसलिए यहां पर मैंने लिखा माइनस Fx। ठीक है, तो आपको ये मिला, ये मिला, ये मिला, यही है केवल x डायरेक्शन में, और तो कुछ नहीं है। ये सब का सब बराबर होना चाहिए था, रो इंटू क्यू इंटू फाइनल वेलोसिटी इज v2 cos थीटा माइनस v1। ठीक है, तो यहां से आप चाहो तो fx निकाल लो। ठीक है, fx उधर भेज दिया तो fx बराबर क्या होगा, P1A1 माइनस P2A2 cos थीटा माइनस रो क्यू v2 cos थीटा माइनस v1। ठीक है, ये रहा मेरा क्या, Fx, और Fx क्या था, फोर्स ऑन बेंड था इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लूइड फ्लो। तो Fx डायरेक्शन निकाल लिया। सिमिलरली y डायरेक्शन में चलेंगे, y डायरेक्शन में कौन कौन है, तो देखो 1-1 पर y डायरेक्शन में प्रेशर के कारण कोई भी फोर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन 2-2 पर y डायरेक्शन में है प्रेशर के कारण, वो कितना है, तो P2A2 sin थीटा, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए सिमिलरली जिस तरीके से x डायरेक्शन में लिखा है, सिमिलरली इन y डायरेक्शन, सिमिलरली इन y डायरेक्शन चले आओ, तो आपको केवल ये मिलेगा प्रेशर के कारण, ये वाला,
और ये डाउनवर्ड है इसलिए कितना होगा -P2A2 साइन थीटा, ठीक है। और y डायरेक्शन में और कौन सा है, फ्लूइड पर बात करेंगे तो ये है, इसलिए -Fy विच इज इक्वल टू रो इनटू Q, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट ये क्या है v2 साइन थीटा, और x डायरेक्शन में v1 11 पर v1 का y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा 0। तो आपको यहां से Fy बराबर क्या मिला, Fy इज इक्वल टू -P2A2 साइन थीटा माइनस रो Q v2 साइन थीटा, ठीक है। तो आपको Fx एंड Fy दोनों डायरेक्शन में फोर्स ऑन दी पाइप बेंट ड्यू टू फ्लोइंग फ्लूइड निकल गया, और जब Fx Fy निकल चुका है तो रिजल्टेंट इज रूट अंडर Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, और अगर आपको थीटा चाहिए तो tan थीटा इज इक्वल टू Fy बाई Fx एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, आप चाहें तो निकाल लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पाइप बेंड का क्वेश्चन जब भी दे तो फार्मूला मत रटना, अगर कन्वेंशनल पेपर है तो फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पूरे के पूरे पाइप बेंड पर क्या करना है, मैकेनिक्स लगाइए, सिंपल कंपोनेंट्स को डिवाइड कीजिए, एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्स है सबको जोड़िए फ्लूइड पर, वो सब का सब मोमेंटम चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन के बराबर होगा। सिमिलरली वाई में कीजिए, दोनों जब निकल गया तो पाइप बेंड आसानी से आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज यहां तक जो टॉपिक्स रह गए थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। फर्दर नेक्स्ट क्लास जब हम लोग शुरू करेंगे तो बेसिक एलिमेंट्री टर्बुलेंट फ्लो के फंडामेंटल क्राइटेरियाज को देखेंगे। वो एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। उसमें एक्चुअली क्या है, ज्यादातर मेमोरी बेस्ड चीजें हैं, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो का जो डेरिवेशन है, जो रिजल्ट है वो काफी वेरिंग है, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। बेसिकली वो क्या है ना, एक्सपेरिमेंटल है, और हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। तो टर्बुलेंट फ्लो को थ्योरेटिकल जब भी पढ़ेंगे हम लोग एक एग्जैक्ट एवरेज सॉल्यूशन लेंगे और उसी से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।